हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इस वीडियो में जुलाई मंथ से जुड़ी हुई करंट न्यूज़ का सेकंड सेशन। जैसे कि मैंने आपको जुलाई मंथ की पहली वीडियोस जो आपने देखी है, मैंने उसमें बताया था कि हमारी इससे पहले की वीडियो मई मंथ की, जून मंथ की जो वीडियोस रही हैं वो काफ़ी लेंथी रही हैं, जिस वजह से हमने अपने सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो उसी सेकेंड पार्ट के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है और ये जुलाई मंथ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और आपने उसको काफ़ी लाइक भी किया, काफ़ी शेयर भी किया, और अब जुलाई मंथ से रिलेटेड न्यूज़ का आप इस सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो देखते हैं इस सेशन में क्या क्या कुछ खास है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ की। स्पोर्ट्स खेल जगत से जो भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हमने एक सेशन नया जोड़ा, एमओयू का मतलब होता है समझौते। एमओयू का अगर हम मीनिंग देखेंगे नेट पे तो उसका मीनिंग बनता है समझौते। एमओयू का मीनिंग होता है कि क्या होता है कि कोई भी दो देश या कोई भी दो पार्टीज आपस में किसी ना किसी चीज़ के लिए समझौते करती हैं। अब वो किसके बीच हुए हैं और उनका करने का रीज़न क्या रहा, उन्होंने क्यों किए, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो उसको हमने एक अलग से सेशन बना दिया। स्कीम्स का हमने अलग से सेशन बनाया। इस बार स्कीम्स में हमने हर स्टेट की स्कीम को लिया है और उन स्कीम्स का पर्पज़ क्या रहा है उसको भी ऐड किया है। अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा हम हर बार करते हैं, और हर बार की तरह हम इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहले बात करते हैं हम स्पोर्ट्स जगत की। स्पोर्ट्स जगत में आपका क्या क्या खास रहा है। राइडर कप, हम किसकी बात कर रहे हैं? राइडर कप। अब ये न्यूज़ आई थी आपकी कि 2020 में होने वाले राइडर कप आपके 2021 तक स्थगित कर दिए गए हैं। इनको 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, उससे पहले ये आपके नहीं होंगे। 2021 में आपके राइडर कप होगा। और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये ना बनकर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ ना बनकर कि आपका कौन सा खेल को है, कौन सा कप आपका स्थगित कर दिया गया, ये बनेगा कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि राइडर कप किस खेल से संबंधित। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपका गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज़ है आपकी स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेडली को बनाया गया। ब्रेडली को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? स्पोर्ट्स अड्डा का बनाया गया। आगे चलते हैं। 34वां ला लीगा जीतने वाला, 34वां ला लीगा खिताब जीतने वाला देश कौन सा है? रियल मैड्रिड है। कौन सा देश है? रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड ने भी हाल ही में कौन सा ला लीगा जीता है? 34वां जीता है। ला लीगा का कौन सा खिताब जीता है? 34वां जीता है। और ला लीगा की बात करते हैं, आपके स्पेन की एक गेम है, और ला लीगा के भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपके ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एथलीट्स को बैन खाद्य पदार्थों की जानकारी देने के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च ऐप कौन सी है? नाडा ऐप। कौन सी ऐप है? नाडा ऐप है। आपने पढ़ा होगा, आपने नाडा पढ़ा होगा, आपने एक सुना होगा वाडा सुना होगा। आपने नाडा सुना होगा और वाडा सुना होगा। नाडा होता है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए यूज होता है। वाडा आपका यूज होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए आपका वर्ड यूज होता है। तो अभी क्या किया कि जो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने क्या किया, एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया नाडा ऐप रखा गया। अब इस ऐप में वो सभी पदार्थ होंगे, वो सभी जो एथलीट्स अपने खाने में खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं, वो सभी होंगे जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, जिनको वो ले सकते हैं। और जो वो पदार्थ नहीं ले सकते, जिनकी वजह से उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, उनके बारे में भी जानकारी होगी। तो एथलीट, जितने भी एथलीट्स होंगे वो इस ऐप के जरिए ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ उनको इंटेक करना है और कौन सा खाद्य पदार्थ उनको इंटेक नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में क्रिकेट की पहली सीरीज फाइनल विजडम ट्रॉफी का विजेता कौन सा देश रहा? कौन सा देश रहा? इंग्लैंड रहा। कौन सा रहा? इंग्लैंड रहा। अब इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे भी बना लेगा, कोरोना काल में क्रिकेट की पहली सीरीज कौन सी रही? वो इस तरह से पूछ लेगी, कोरोना काल में क्रिकेट की पहली सीरीज कौन सी रही? फाइनल विजडम रही है। कौन सी रही है? फाइनल विजडम ट्रॉफी रही है। और उसका विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। आगे बढ़ते हैं। एशियन फुटबॉल कप 2027, एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? अपना भारत करेगा। कौन करेगा? अपना भारत करेगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करने वाला है? कतर करने वाला है। कौन करने वाला है? कतर करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 4th यूथ गेम्स का मेजबान राज्य कौन सा है? पंचकुला, हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में कौन से गेम्स रहेंगे? 4th एशियन यूथ गेम्स रहेंगे। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। विजडन। विजडन आपका एक एजेंसी है जो नई नई चीज़ों को, जितनी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नए नए लिस्ट जारी करती है, वो विजडन जारी करती है। अभी विजडन ने क्या चीज़ निकाली है, विजडन ने बताया कि भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे बनाया विजडन ने, रविंद्र जडेजा को बनाया। किसको बनाया, रविंद्र जडेजा को बनाया। और लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये बात है आपके भारत के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की, भारत की। और यहाँ पर बात हो रही है आपके वर्ल्ड की। तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड कौन बनाए हैं, बेन स्टोक बने हैं। कौन बने हैं, बेन स्टोक बने हैं। किसके अनुसार बने हैं, विजडन के अनुसार बने। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। हम इन चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और कम से कम आपके इसमें समय लगे। इसलिए हम सिर्फ उनके जो की पॉइंट्स, अब की पॉइंट्स को उठा लाते हैं। राइडर कप गोल्फ कप से संबंधित है। 4th यूथ गेम्स आपके पंचकुला हरियाणा में होंगे। भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा बने गए हैं। इनको पूरा न्यूज़ ना पढ़कर हम आपको एक टेबल में कंपाइल करके देते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। AIBA द्वारा जारी लिस्ट में 52 किलोग्राम वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने, अमित पंघाल बने हैं। अब ये आईबा क्या है, आईबा आपकी लिस्ट जारी करता है कि उसके हर खिलाड़ी के खेल के स्तर को देखते हुए एक लिस्ट जारी करता है। तो अभी 52 किलो वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने, अमित पंघाल बने हैं। और अमित पंघाल किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुश्ती से। कुश्ती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसलिंग बोलते हैं। रेसलिंग से कौन संबंधित है, अमित पंघाल संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। गोल्फ का विश्व का नंबर 1 प्लेयर, गोल्फ के विश्व नंबर प्लेयर कौन बने हैं, जॉन रहम बने हैं। जॉन रहम अभी आपके गोल्फ के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने हैं। और ये पहले स्पेनिश प्लेयर हैं जिनको ये उपाधि दी गई है। कहाँ के प्लेयर हैं, स्पेनिश प्लेयर हैं, स्पेन से प्लेयर हैं जॉन रहम, जिन्होंने अभी गोल्फ का विश्व नंबर 1 प्लेयर बनने का उपाधि पाई है। आगे बढ़ते हैं। F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, वोल्टेरी बोटास ने जीता है। किसने जीता है, वोल्टेरी बोटास ने जीता है। ये क्या होती है, ये आपकी रेसिंग की एक मैच होता है। रेसिंग का एक मैच होता है जिसमें अलग अलग खिताब दिए जाते हैं, जिसमें एक आपका F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है और इसको जीतने वाले कौन है, वोल्टेरी बोटास है। आगे बढ़ते हैं। दी बैलन दी और किताब किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। दी बैलन दी और किताब किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में दिया जाने वाली किताब है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रीमियम लीग गोल्डन बूट फुटबॉलर अवार्ड किसको मिला, प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉलर अवार्ड किसको मिला है, जेमी वर्डी को मिला है। किसको मिला है, जेमी वर्डी को मिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाइल चेस विनर कौन बने आपके। अब इसमें 2 नाम है, आपको दोनों याद रखने हैं। पहला नाम क्या है, रेडोस्लो वोट जैसेक। क्या नाम है, रेडोस्लो वोट जैसेक। और दूसरा नाम है आपका पी हरिकृष्णन। क्या नाम है आपके, रेडोस्लो वोट जैसेक और पी हरिकृष्णन किसके विनर हैं, आपके बाइल चेस के विनर हैं। आगे बढ़ते हैं। हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों जीतने वाले कौन है, लुइस हैमिल्टन है। ये दोनों किसने जीते हैं, लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। आपने याद रखना है सिर्फ कि F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला वोल्टेरी बोटास है। उसके बाद हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स दोनों जीतने वाला कौन है, लुइस हैमिल्टन है। आगे बढ़ते हैं। अब वो थी आपकी स्पोर्ट्स जगत की न्यूज़ थी। अभी ये है आपके कुछ नाम है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये किस देश से संबंधित है या किस खेल से संबंधित है। और इनके कुछ ऐसे भी जिनके बारे में कुछ खास न्यूज़ भी हैं, तो इनको एक बार पढ़ते हैं। क्या है ये, लिंडेन कौन है, आपके चीन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है। लिंडेन ने संन्यास की घोषणा की है और किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। चोशना चिनप्पा ये भारत की खिलाड़ी हैं और स्क्वैश से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये स्क्वैश से संबंधित है। और इन्होंने PSA विश्व रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया। PSA विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया, 10वां स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, अभी हाल ही में विश्व रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त करने वाली स्क्वैश की प्लेयर कौन है, चोशना चिनप्पा है। और वो कहाँ से संबंधित है, आपकी भारत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। रोनेम एल वेल्ली, किसका नाम है, रोनेम एल वेल्ली किस देश से हैं, मिस्र से हैं। स्क्वैश के प्लेयर हैं और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से समझ में आएगा जल्दी। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, आपके जी आकाश बने हैं। कौन बने हैं, जी आकाश बने हैं। और ये भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। और जब शतरंज की बात हुई है तो वैसी बात है, इनका खेल कौन सा, शतरंज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
एक ही सीजन में 20 गोल लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। मेसी आपने काफी नाम सुना है। तो मेसी कौन है? मेसी आपके स्पेन के हैं, फुटबॉल इनका खेल है, और एक ही सीजन में 20 गोल लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। एक ही सीजन में 20 गोल लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया से हैं, फुटबॉल इनका खेल है और संन्यास की घोषणा की है। ठीक इसी तरह आंद्रे शर्ले, क्या नाम है? आंद्रे शर्ले, जर्मनी से रिलेटेड करते हैं, फुटबॉल इनका खेल है और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट आते हैं आपके सिरिपाल वेरामोडी। सिरिपाल वेरामोडी, सिरिपाल श्रीलंका, सिरिपाल श्रीलंका, श्रीलंका सिरिपाल, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। सिरिपाल वेरामोडी श्रीलंका से हैं, क्रिकेट खेल से ये संबंधित है और संन्यास की इन्होंने भी घोषणा की है। आगे बात करते हैं काजी अनीक इस्लाम। काजी अनीक इस्लाम क्रिकेट खेल से संबंधित है। इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। किसमें फेल हुए थे? ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, जिस वजह से इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश से संबंधित है। स्टुअर्ट बोर्ड, अब किसकी बात कर रहे हैं? स्टुअर्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया? 500 विकेट लेने वाले 7वें खिलाड़ी बने हैं। स्टुअर्ट बोर्ड क्या बने आपके? 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें खिलाड़ी बने हैं और ये इंग्लैंड से संबंधित है और ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। रजत भाटिया, रजत भाटिया आपके क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं। क्या है? क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं। संन्यास की घोषणा की है और भारत से संबंधित है। जैसे नाम से भी लग रहा है आपको, ये किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित है। नेक्स्ट आपका मारियो गोमेज, मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा कर दी है, फुटबॉल खेल से संबंधित है और जर्मनी इनका देश है। कहाँ की है ये जर्मनी से हैं। मारियो गोमेज फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और संन्यास की घोषणा की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ी है। जितनी भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ से आपके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस देश से, उसके बारे में क्या करंट न्यूज़ रही। अब हम पढ़ने वाले हैं स्कीम्स के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अभी तक आपने देखा होगा हमारी वीडियो में सिर्फ स्टेट लिखा होता था और उनकी योजनाओं का नाम होता था। इस बार हमने इसमें पर्पज़ क्या रहा, काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर हमें उसके बारे में पर्पज़ भी बताइए कि वो जो योजनाएं लागू की गई हैं उनका पर्पज़ क्या है, वो किस लिए आपकी लॉन्च की गई हैं। तो उनका भी हमने एक छोटा सा कॉलम इसमें ऐड किया है, तो इस बार हम उसको भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेट आता है आपका महाराष्ट्र। हम किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र ने क्या शुरू किया? आपका प्रोजेक्ट प्लाटिना शुरू किया। क्या शुरू किया? प्रोजेक्ट प्लाटिना किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाजॉब पोर्टल शुरू किया है, तनाव फंड शुरू किया है और शुरू किया है हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। क्या क्या शुरू किए हैं? तनाव फंड, हेल्थ सर्विस एट योर डोर स्टेप, महाजॉब पोर्टल और प्रोजेक्ट प्लाटिना आपके महाराष्ट्र के हैं। अब इनका पर्पस क्या है वो पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्लाटिना क्यों शुरू किया गया? प्रोजेक्ट प्लाटिना शुरू किया गया कि विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। और वो किसके तहत होगा? वो किसके तहत होगा? वो प्रोजेक्ट प्लाटिना के तहत होगा। उसी तरह से महाजॉब पोर्टल युवाओं को जॉब देने के लिए, ऑब्वियसली बात है आप नाम से इसको क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में। तनाव फंड की बात करते हैं। तनाव फंड आपको झुग्गी पुनर्वास योजना को पुनः शुरू करने के लिए, ध्यान देना चाहिए, झुग्गी पुनर्वास योजना को पुनः शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? किस योजना को शुरू किया गया? तनाव फंड को शुरू किया। आगे हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप, हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप, ये भी आपकी महाराष्ट्र की क्या पर्पज रहा? कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए। कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप योजना को शुरू किया। इसमें क्या होगा कि आपकी कोरोना टेस्टिंग की टीम आपके घर घर तक जाएगी, डोर स्टेप तक जाएगी और वहां पर आपका टेस्ट करेगी और आपके रिपोर्ट देगी, जिससे क्या होगा? आपके कोरोना टेस्टिंग में तेजी आएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट आता है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने क्या शुरू किया? हमारा घर हमारा विद्यालय, आसपास हेल्पलाइन, इंतजार आपका, रोको टोको अभियान और रैपिड एंटीजन टेस्ट। कौन कौन से शुरू किया? एक बार रिवीजन करते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय, आसपास हेल्पलाइन, इंतजार आपका, रोको टोको और रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये सारी योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की है। अब इनका पर्पस क्या है एक बार वो देखते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय ये शुरू किया गया था कि जितने भी बच्चे आपके घरों में हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, तो उनको घरों में ही एक विद्यालय जैसा माहौल देने के लिए, घरों में ही विद्यालय जैसा, स्कूल जैसा माहौल देने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना को शुरू किया गया था। आसपास हेल्पलाइन क्या थी? आत्महत्या के केसेस को कम करने के लिए। अब जैसा क्या लॉकडाउन चल रहा है, किसी के पास जॉब नहीं है, कोई एजुकेशन भी इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, तो
उस वजह से काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब सुसाइड को रोकने के लिए आसपास हेल्पलाइन योजना शुरू की थी, जिसके अंदर क्या था कि सभी लोग बाग जितने भी वहाँ के महाराष्ट्र के रहने वाले मध्य प्रदेश के रहने वाले पीपल्स हैं वो अपने आसपास ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें कोई लगता है कि कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकेंगे और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करेंगे। नेक्स्ट आपका इंतजार आपका शुरू की गई थी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। अब इस लॉकडाउन के बीच जैसे ही आपके राज्य अनलॉक होना शुरू होंगे तो पर्यटक जितने भी होंगे उन पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, नए नए कुछ इस तरह के कार्यक्रमों को चलाया जाए जिससे पर्यटक राज्य में आए और राज्य का रेवेन्यू बढ़े। इसके लिए शुरू की गई थी इंतजार आपका। उसके बाद आता है आपका रोको टोको अभियान। कौन सा आता है? रोको टोको अभियान। अब ये क्यों शुरू की गई? ये लोगों को मास्क पहनाने के लिए मास्क पहनाने की जो आदत होती है उसको बनाने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया था। अब रोको टोको के बारे में बता दूं, मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू की थी, जीवन शक्ति योजना। कौन सी योजना है? जीवन शक्ति योजना। क्या नाम है उसका? जीवन शक्ति योजना। ये योजना भी आपकी मध्य प्रदेश की थी। इसमें क्या था कि इन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं ने मास्क बनाए थे और उन मास्क को 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से स्टेट ने उनको खरीद लिया था। अब उन मास्क को लोगों को पहनाने के लिए इन्होंने क्या शुरू किया? रोको टोको अभियान शुरू किया गया था। इसमें क्या होगा कि मध्य प्रदेश ने अपनी एक सहायता समूह की एक टीम तैयार की थी। वो लोगों के बीच जाएगी और जो भी उन्हें बिना मास्क के मिलेंगे वो मास्क उनको देगी और उनको मास्क बनाने की हैबिट को डेवलप करेगी। आगे इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये सेम वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए मध्य प्रदेश ने शुरू किया आपकी रैपिड एंटीजन टेस्ट। आगे बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक ने कौन सी शुरू किया? स्किल कनेक्ट फॉर्म शुरू किया। ये जॉब ढूंढने वाले युवाओं के लिए है। जो भी युवा हैं जिनके पास जॉब नहीं रही या किसी भी वजह से उनके पास जॉब नहीं है या वो फ्रेशर्स हैं तो वो इजीली अपनी जॉब को ढूंढ पाएँ, तो उसके लिए शुरू की गई थी स्किल कनेक्ट फॉर्म को शुरू किया गया था। नेकर सम्मान योजना शुरू की गई थी बुनकरों को सम्मानित करने के लिए। जितने भी स्टेट के बुनकर्स होंगे उनको सम्मानित करने के लिए, उनके कार्य को और प्रगति पर लाने के लिए नेकर सम्मान योजना को शुरू किया था। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया गया था सभी कंपनियों को एकीकृत करने के लिए। कर्नाटक में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को एक जगह लाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल ने एक योजना शुरू की है, क्या नाम है? कोविड-19 वॉरियर क्लब। क्या शुरू किया है? कोविड-19 वॉरियर क्लब शुरू किया है, जिसमें क्या होगा कि कोरोना से ठीक हुए लोगों द्वारा अन्य मरीजों की मदद के लिए। इसमें क्या होगा, जो भी कोरोना के मरीज होंगे वो ठीक हुए हैं, अब उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं या उन्होंने किस तरह से अपनी जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को बनाए रखा, वो अन्य मरीज जो ऑलरेडी पेशेंट हैं उनसे अपने दिनचर्या को साझा करेंगे, जिससे कोरोना पेशेंट के ठीक होने में मदद मिलेगी। तो उसके लिए कौन सा शुरू किया? वॉरियर क्लब और किसने शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने इस बार ये सभी स्कीम शुरू की है। कौन कौन सी स्कीम है? हर घर जल अभियान। हर घर जल अभियान। अब इसमें क्या है? इसमें इन्होंने कहा है कि 2022 तक हर घर में पानी की पाइपलाइन सुविधा होगी। हर घर में 2022 तक पाइपलाइन की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया गया? हर घर जल अभियान शुरू किया गया था। मिशन वृक्षारोपण शुरू किया गया। इसमें क्या होगी? पौधों के सैंपल लगाए जाएंगे। मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंतर्गत क्या करेगा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश छोटे छोटे पौधों के सैंपल हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उनको लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ करने में सहायता मिलेगी। उसके बाद है स्टार्टअप नीति 2020। इसमें क्या है? रोजगार देने के लिए इनक्यूबेट स्थापित किए जाएंगे। रोजगार प्रोवाइड करने के लिए इनक्यूबेट स्थापित किए जाएंगे किस योजना के तहत? स्टार्टअप नीति 2020 के तहत। नेक्स्ट योजना है इनकी उर्वरक वितरण कार्यक्रम। कौन सी योजना है? उर्वरक वितरण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत क्या होगा? जो भी उर्वरक होंगे जो खेती के लिए, किसानों की खेती के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको किसानों को कम रेट पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट आपका नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना किसकी है? आपकी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की कौन सी है? नवीन रोजगार छतरी योजना। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आप अपना फोकस इसी वीडियो पर रखिए, मेरे बातों को सुनते रहिए। डेफिनेटली आप इसको एक बार और पढ़ेंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं नवीन रोजगार छतरी योजना। ये अनुसूचित जातियों के विकास के लिए, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया गया।
नेक्स्ट है आपकी स्वयं परीक्षण प्रणाली। स्वयं परीक्षण प्रणाली क्या है? कोरोना की स्वयं जांच परीक्षण को बढ़ाने के लिए। सेम वही है कि हर राज्य कोरोना से लड़ने के लिए, उसकी टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए कोई ना कोई योजना शुरू कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू कर दी? आपकी स्वयं परीक्षण प्रणाली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपको केरल स्टेट। किसकी बात करते हैं? केरल स्टेट की बात करते हैं। इसने क्या शुरू किया है? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। क्या शुरू किया? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। अब जब एग्जाम में आपसे इसका क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है कि वो आपको ड्रीम केरला प्रोजेक्ट इस तरह से शॉर्टकट में भी दे सकता है, वो आपको DKP भी दे देगा ऑप्शन में। तो आपने इसको ऐसे भी याद रखना, DKP ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किसकी है? केरला की है। पर्पज क्या रहा है? विदेशों से लौटे केरल वासियों के पुनर्वास व उनके विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू की गई। आगे बात करते हैं उड़ीसा की। तो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन कौन सी शुरू हुई है? सबुजा उड़ीसा और बलराम योजना। अब सबुजा उड़ीसा में क्या है? सबुजा उड़ीसा के अंतर्गत 13.11 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। अब जो ये अमाउंट है, जो ये डिजिट है, ये आपने याद रखनी है। सबुजा उड़ीसा के तहत उड़ीसा सरकार कितने पेड़ पौधों का अनावरण करेगी या कितने पेड़ पौधे लगाएंगी? 13.11 करोड़ पेड़ लगाएगी। ठीक है। अब इनकी नेक्स्ट योजना है बलराम योजना। बलराम योजना के अंतर्गत क्या होगा? भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए, भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए बलराम योजना को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने शुरू किया आपका ई ग्रंथालय। इसके अंतर्गत क्या होगा? जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपके उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उनकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं, उन बुक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपका ई ग्रंथालय को शुरू किया गया था। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली ने शुरू किया आपका पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, पर्यावरण को बचाने के लिए है। दिल्ली ने शुरू किया था लीड। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था? लीड शुरू किया गया था। लीड के अंतर्गत क्या होगा? फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक 10,000 शिक्षा सामग्री प्रदान करने के लिए ई पोर्टल। 10,000 शिक्षा सामग्री किसके लिए? फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक 10,000 शिक्षा सामग्री प्रदान करने के लिए ई पोर्टल शुरू किया गया, जिसका नाम था लीड। आगे आपका मुख्यमंत्री घर घर राशन। मुख्यमंत्री घर घर राशन किसकी है? मुख्यमंत्री घर घर राशन है आपकी दिल्ली की है। और यह क्या होगा? लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने के लिए, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने के लिए कौन सी है? मुख्यमंत्री घर घर राशन। नेक्स्ट है रोजगार बाजार। इसमें क्या है? रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आपका रोजगार बाजार को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपकी वृक्षारोपण अभियान। कौन सी? वृक्षारोपण अभियान। अब इसमें दो है, ध्यान रखना। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ आपका अलग है और वृक्षारोपण अभियान आपका अलग है। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत कितने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे? 31 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इस चीज पर आपको फोकस करना कि उड़ीसा के सबुजा उड़ीसा योजना के अंतर्गत कितने लगाए जाएंगे? 13.11 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली की जो वृक्षारोपण अभियान है, इसके अंतर्गत कितने लगाए जाएंगे? 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस चीज को आप अलग अलग से याद करना, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका राजस्थान। अब पढ़ते हैं राजस्थान की योजनाएं। राजस्थान ने कौन सा शुरू किया था? प्योर फॉर शुरू किया था और शुरू किया है इसने वन स्टॉप शॉप योजना। अब इनके पर्पज क्या है? प्योर फॉर श्योर का पर्पस रहा है दूध व उसके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। प्योर फॉर श्योर योजना जो कि आपके राजस्थान की है, उसका पर्पस क्या रहा है? दूध व उसके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। वन स्टॉप शॉप योजना का पर्पस रहा है आपका निवेश में तेजी लाने के लिए। जो आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, उस निवेश में तेजी लाने के लिए राजस्थान के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? वन स्टॉप शॉप योजना को शुरू किया गया। आगे बात करते हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना कौन कौन से शुरू किए? आपकी साइबर हर क्या नाम है इसका? इसका नाम है इसका नाम है साइब हर योजना को शुरू किया गया था साइबर जुर्म को रोकने के लिए। जो आपके साइबर क्राइम्स हैं उनको रोकने के लिए तेलंगाना ने कौन सी योजना शुरू की है? साइब हर योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट इसकी बहुत जरूरी है। कौन सी है? बहुत जरूरी है। ये किसके लिए? आपका होम क्वारंटाइन पर निजी डॉक्टर की सलाह लेने के लिए। इसमें क्या होगा कि जोन से पेशेंट आपके होम क्वारंटाइन किए गए हैं, वो पेशेंट ऑनलाइन ही या फ़ोन के माध्यम से जो उनके निजी डॉक्टर है, जो उनके आसपास डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। और वो डॉक्टर्स को किस योजना के तहत अपने पेशेंट को कोई भी सलाह देंगे? बहुत ज़रूरी है योजना के तहत। और ये योजना किसकी है? आपकी तेलंगाना की है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। आगे बात किसकी है? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर ने क्या शुरू किया है? रोजगार हेल्पलाइन शुरू किया है। सेम पर्पस वही रहेगा प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, किस योजना को? मैकडेमिसाइजेशन। क्या नाम है?
मैकडेमिसाइजेशन किसकी है? जम्मू कश्मीर की है। और किस लिए शुरू की गई थी? सड़कों में सुधार के लिए। जो वहाँ की जो सड़कें हैं उनको सुधार करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य ने मैकडेमिसाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया था। आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा ने शुरू किया था समाधान से विकास। कौन कौन से शुरू किया है? समाधान से विकास शुरू किया है। इसमें क्या है? लोगों की बकाया राशि के निपटान के लिए। अब ये क्या है? इसके अंतर्गत क्या होगा? जिस व्यक्तियों के सरकारी बिल जो रुके हुए हैं उनको एक बार ही पेमेंट करके उन सभी बकाया राशियों को समाप्त करने के लिए हरियाणा राज्य ने समाधान से विकास योजना को शुरू किया था। अब हरियाणा ने एक और शुरू किया, किसान मित्र। इसमें क्या होगा? कृषि समस्याओं को समाप्त करने के लिए किसान मित्र को शुरू किया था। इसमें क्या होगा कि हर क्षेत्र में एक किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे जो कि वहाँ के किसानों की समस्याओं को आगे सरकार तक पहुँचाएंगे और उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे। कौन करेंगे? किसान मित्र। और किसकी योजना है? ये आपके हरियाणा की योजना है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की योजना रही है आपकी गोधन न्याय योजना। कौन सी रही है? गोधन न्याय योजना किसकी रही है? आपकी छत्तीसगढ़ की रही है। अब इसका क्या पर्पज रहा है? इसका पर्पज रहा है जैविक खाद के लिए ₹2 पर किलोग्राम की दर से गोबर को सरकार खरीदेगी। अब क्या होगा कि जितने भी आपके ये होंगे, गाय होंगी, भैंस होगी, उनका जो गोबर होगा उस गोबर को सरकार ₹2 पर किलो के हिसाब से खरीदेगी। और ये किस योजना के तहत है? आपका गोधन न्याय योजना के तहत है, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ की योजना है। आगे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश ने किस योजना को लागू किया है? आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना। कौन सी योजना? आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसकी? आपकी आंध्र प्रदेश की है। और इसका पर्पज क्या रहा है? लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इस योजना को शुरू किया था। किसके लिए शुरू किया है इस योजना को? लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी योजनाओं की हमने अब तक बात की है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या गया, MOUs। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? MOUs की। MOUs होते हैं आपके समझौते कि किस किस पार्टी के बीच, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच या फिर किस कंट्री के बीच किस चीज़ को लेकर समझौता हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगी। भारत वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में समझौता किया, किस लिए किया है? भारतीय रेलवे भेल ने किया है, किस लिए किया है? भारत इंडोनेशिया ने किया है, किस चीज़ के लिए किया है? उनका पर्पस और किस देश ने किस देश के साथ किया है या किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है आपका भारत प्लस वर्ल्ड बैंक। भारत और वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में समझौता किया। किस चीज़ के लिए? क्या है? तमिलनाडु में कम आय वालों को आवास देने के लिए। तमिलनाडु में वो व्यक्ति जिसकी आय कम है उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। और कितने का समझौता किया है? $250 मिलियन का, 250 मिलियन डॉलर का समझौता भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तमिलनाडु में कम आय वालों को आवास देने के लिए भारत ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। या पूछ लेगा कि भी हाल ही में भारत ने तमिलनाडु में कम आय वालों को आवास देने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कितने का समझौता किया है? $250 मिलियन का समझौता किया है। तो आपके लिए दोनों चीज़ों इंपॉर्टेंट बनेगी कि उनका पर्पज़ क्या रहा और उन्होंने किस अमाउंट के लिए, कितनी अमाउंट के लिए और किस पर्पज़ के लिए समझौता किया। तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे। तो हमने पहला पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरा है आपका इंडियन ऑयल, NTPC और साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन के बीच हुआ है। कौन कौन से? 3 ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखेंगे। इंडियन ऑयल, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये, और साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ है। किस चीज़ को लेके हुआ है? ओखला एक आपकी जगह है जो आपकी दिल्ली में है। कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में आपकी जगह ओखला है। ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए, ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए अभी हाल ही में किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने समझौता किया है? तो किस किसने किया? इंडियन ऑयल, NTPC और साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन ने समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। स्विगी एंड ICICI बैंक, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्विगी और ICICI बैंक ने भी समझौता किया है डिजिटल वॉलेट के लिए। डिजिटल वॉलेट के लिए स्विगी और ICICI बैंक ने समझौता किया है। डिजिटल वॉलेट से मतलब है कि ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्विगी ने ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। आगे आपका भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के भी समझौता हुआ है LPG व्यवसाय में 50-50% हिस्सेदारी के लिए। LPG व्यवसाय में 50-50% हिस्सेदारी के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? नंबर 1 भारत और नंबर 2 बांग्लादेश के बीच हुआ है।
नेक्स्ट आपका भारतीय तटरक्षक और इंडोनेशिया तटरक्षक, इन्होंने किस चीज के लिए समझौता किया है? समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। किस चीज के लिए क्या है? समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक और इंडोनेशिया तटरक्षक ने समझौता किया है। नेक्स्ट आपका भारतीय रेलवे और भेल, भारतीय रेलवे और भेल है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसकी है? आपकी भेल की है। तो भारतीय रेलवे और भेल ने क्या समझौता किया है? बिना, जो कि मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? बिना मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ किया? आपका भेल के साथ समझौता किया है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका कर्नाटक और फ्लिपकार्ट, किसकी बात है? कर्नाटक और फ्लिपकार्ट, इसने क्या किया अभी? आपका कला शिल्प को ऑनलाइन बाजार तक लाने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्नाटक की जो कला है, जो शिल्प है, जो शिल्पकार अपनी जो कलाएं बनाते हैं, उन कलाओं को, उन आइटम्स को, उन वस्तुओं को ऑनलाइन बाजार तक लाने के लिए कर्नाटक सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया? फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट है आपका भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया की भी समझौता हुआ है किस चीज़ को लेकर? समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस किस की भी समझौता हुआ? इंडोनेशिया और भारत के बीच। ये दोनों सेम है आपके, ये वाला और ये वाला पर्पस दोनों का सेम है, समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए, समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पर अलग अलग लिख दिया था मैंने, यहाँ पर तटरक्षक आ गया था, यहाँ पर इंडोनेशिया बाय मिस्टेक हुआ ये, तो दोनों चीज़ सेम ही है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झारखंड एंड HDFC बैंक, इन्होंने किस चीज़ के लिए समझौता किया है? ट्रैफिक पेनल्टी के लिए समझौता किया। किस चीज़ के लिए समझौता किया है? ट्रैफिक पेनल्टी के लिए इन्होंने समझौता किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करता है, उन पर जो आपका फाइन लगता है, उन पर आपका जो फाइन लगता है, उस फाइन को ऑनलाइन पे करने के लिए HDFC बैंक और झारखंड के बीच समझौता हुआ है। भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है साइबर खतरों से निपटने के लिए। किस चीज़ के लिए हुआ है? साइबर खतरों से निपटने के लिए। भारत और अमेरिका के बीच हुआ है पेट्रोलियम रिजर्व सुरक्षित करने के लिए, पेट्रोल जो होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए। भारत और मालदीव के बीच आपका, या मालदीव कहिए या मालदीव कहिए, उनके बीच आपका समझौता हुआ है आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के लिए। कौन सी के लिए? आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के लिए हुआ है। अब नेक्स्ट आपका आता है, ये एक बार में आपके तीनों याद हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 13, 14 एंड 15। इनका पर्पस एक ही है, डाटा एक्सचेंज के लिए। सेम है, CBDT। क्या नाम है इनका? CBDT। इन्होंने किस किस के साथ समझौता किया है? सेबी के साथ, MSME के साथ और CBIC के साथ। किसके साथ समझौता किया है? सेबी, MSME एंड CBIC के साथ CBDT ने समझौता किया है। और किस चीज़ के लिए? डाटा एक्सचेंज के लिए समझौता किया है। इसको आप बस ये तीन नाम याद रखेंगे, तीनों ही आपके CBDT के साथ हैं और डाटा एक्सचेंज के लिए है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश और अमूल ने क्या समझौता किया है? दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा एवं स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए। इसमें क्या होगा कि जो आपके दूध की जितनी भी समितियां, उनको बढ़ावा दिया जाएगा और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो स्वयं सहायता ग्रुप है, उनकी मदद की जाएगी इन दोनों के समझौते के द्वारा। आगे आता है आपका भारत और मालदीव का एक आपका ये आया आपातकालीन चिकित्साओं की सुविधा के लिए। और भारत और मालदीव का एक ये है, मालदीव में मछली प्रोसेसिंग केंद्र बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मालदीव में मछली प्रोसेसिंग केंद्र बनाने के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत और इजराइल। क्या है आपका? भारत और इजराइल, इनके बीच समझौता हुआ है कोविड-19 के लिए अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आपका किसी ना किसी एग्जाम में एक नंबर बनाएगा ये। भारत और इजराइल ने किस चीज़ के लिए समझौता किया है? कोविड-19 के लिए अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट बनाने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है आपका भारत और रूस, किस चीज़ के लिए किया है? रसद हिस्सेदारी के लिए। अभी रसद क्या है? मतलब जो रक्षा के जितने भी आपके वस्तुएं होती हैं, जितनी भी आपके आर्मरीज होंगी, आर्मी को जितनी भी जरूरत के जो सामान होते हैं, उन जरूरत के सामान को साझा करने के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? रूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट आपका भारत और जिम्बाब्वे, इनके बीच किस चीज को लेकर समझौता हुआ है? पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में। ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर बात करें मालदीव की, तो उसके भी साथ है आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के लिए। अगर बात करें जिम्बाब्वे की, किसकी बात करें? जिम्बाब्वे की, तो यहाँ पर है आपका
पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में भारत ने अभी हाल में जिम्बाब्वे के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये थे आपके एमओयूज जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। इनको हम शॉर्टकट में और इनका जो बिल्कुल की पॉइंट्स हैं हम वो आपके सामने लेके आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं आपके अवार्ड्स। किसकी बात करने वाले हैं हम आगे बात करेंगे, अवार्ड्स की बात करेंगे कि किसको क्या अवार्ड दिया गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने अवार्ड। यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड किसको दिया गया? भारतीय बटालियन को दिया गया। किसको दिया गया? भारतीय बटालियन को यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आपका CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसको दिया गया? NTPC को दिया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को ये दिया गया। नेक्स्ट आपका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड BET 2020 किसको दिया गया? बेयोंस को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बेयोंस को दिया गया। नेक्स्ट है आपका PC महालनोबिस अवार्ड। क्या नाम है इसका? PC महालनोबिस अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया। डियाना अवार्ड आपका दिया गया फिया ठकराल को। डियाना अवार्ड किसको दिया गया? फिया ठकराल को दिया गया आपका डियाना अवार्ड। नेक्स्ट है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम? दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? कैजेंग डी योंग डॉक। किसको दिया गया? कैजेंग डी योंग डॉक को आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। पॉल हैरिस फेलो अवार्ड किसको दिया गया? एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। एड्डापड्डी के पलानीस्वामी को कौन सा अवार्ड दिया गया? पॉल हैरिस फेलोशिप अवार्ड दिया गया। एड्डापड्डी के पलानीस्वामी कौन है? आपके तमिलनाडु के CM है। तमिलनाडु के CM कौन है? एड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। वॉन कर्मन अवार्ड किसको दिया गया? दिया गया नहीं, ये वॉन कर्मन अवार्ड आपको दिया जाएगा और ये नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? के सिवान को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? के सिवान को दिया जाएगा। और के सिवान कौन है? आपके जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत का जो स्पेस रिसर्च जो एजेंसी है उसका नाम है इसरो के जो आपके चेयरमैन है वो कौन है? आपके के सिवान है। कौन है? आपके के सिवान है। और इन्हीं को कौन सा अवार्ड दिया गया? वॉन कर्मन अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोहन बगान रत्न अवार्ड। मोहन बगान रत्न अवार्ड किसको दिया गया? ये मोहन बगान आपको फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका ये फुटबॉल में दिया जाने वाला आपका एक अवार्ड है, मोहन बगान रत्न अवार्ड है। और ये किसको दिया गया? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को दिया गया। इन दोनों को जॉइंटली ये अवार्ड दिया गया। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बाग रत्न अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट आपका मोहन बगान लाइफ द अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड है आपका? मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आपका। ये भी दो व्यक्ति को दिया गया, प्रणब गांगुली और अशोक कुमार। किसको? प्रणब गांगुली और अशोक कुमार को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आपका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सचिन अवस्थी को दिया गया। किसको दिया गया? सचिन अवस्थी को आपका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। अभी ध्यान रखना ये आपका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन है, ध्यान रखना ये कौन सा आपका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है जो कि सचिन अवस्थी को दिया गया था। और इससे प्रीवियस जो है आपका ये वाला, ये आपका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है जो आपका बेयोंसे को दिया गया। तो ध्यान रखना ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आपका बेयोंसे को दिया गया और आपका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया आपको सचिन अवस्थी को। इसलिए मैं इन दोनों को लेके आया हूँ। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसका है? बेयोंसे का है। बट अगर बात करते हैं ग्लोबल की, अगर बात करें ग्लोबली तो वो है आपका सचिन अवस्थी का। नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? वेद प्रकाश दुदेजा को। किसको दिया गया? वेद प्रकाश दुदेजा को दिया गया। नेल्सन रोहेला मंडेला पुरस्कार 2020। नेल्सन रोहेला मंडेला पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? ये दो व्यक्तियों को दिया गया। नंबर 1 मारियाना वर्दिनोइसिस को दिया गया और मोरिसाना कायट को दिया गया। किस को दिया गया? ये दिया गया आपका मारियाना वर्दिनोइसिस को दिया गया और मोरिसाना कायट को दिया गया। जो मारियाना है ये आपकी ग्रीस से हैं और आपकी जो मोरिसाना ये आपकी गिनी से हैं। ध्यान रखना, मारियाना ग्रीस, मोरिसाना गिनी से है आपकी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अभी इस तरह से ही पूछ लेता है कि नेल्सन रोहेला मंडेला पुरस्कार भी हाल ही में मारियाना को दिया गया, वह किस देश से हैं? तो वह किस देश से हैं? वह आपकी ग्रीस से हैं। अब नेल्सन मंडेला जो रोहेला पुरस्कार है इसके बारे में एक बात और बता दूँ, ये हर 5 वर्ष के बाद दिया जाता है। कब दिया जाता है? ये आफ्टर 5 ईयर्स दिया जाता है। ये पुरस्कार कब दिया जाता है? 5 ईयर्स के बाद आपका मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट गुलबेरिगेरियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम?
फर्स्ट गुलबेर्गियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया आपका ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया। किसको दिया गया? ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया। और ये आपकी स्वीडन से है। कहाँ से है आपकी ग्रेटा थुनबर्ग? ग्रेटा थुनबर्ग आपकी स्वीडन से है। तो दोस्तों ये थे आपके अवार्ड्स के बारे में हमने बात की थी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज की। हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे कि किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया और उसकी थीम क्या रही। तो इसमें आपका डे भी से आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि वो किस दिन सेलिब्रेट हुआ और उसकी थीम क्या रही। थीम और डे आपकी दोनों ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं एक बार। 1 जुलाई, हम किसकी बात करें? 1 जुलाई की बात कर रहे हैं। 1 जुलाई को आपका आता है नेशनल सीए डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1 जुलाई की बात कर रहे हैं। 1 जुलाई में आपके 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेशनल सीए डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। और जो नेशनल डॉक्टर्स डे था उसकी थीम रही थी इन लेसन द मोर्टेलिटी, इन लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। क्या रही थी थीम इसकी? इन लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 किसकी थीम रही थी? नेशनल डॉक्टर डे की थीम रही थी। और ये कभी सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं 2 जुलाई की। 2 जुलाई को आता है आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। कौन सा डे आता है आपका? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब आता है आपका? 2 जुलाई को आता है। नेक्स्ट आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई को आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। कौन सा डे आता है आपका? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसकी थीम क्या रही थी? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन किसकी थीम रही थी? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की रही थी, जो कि 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को एक डे और सेलिब्रेट होता है, धर्मचक्र दिवस। आपका धर्मचक्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई को आता है आपका नेशनल फिश फार्मर्स डे। कौन सा आता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे कब आता है आपका? 10 जुलाई को आता है। 11 जुलाई की बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? 11 जुलाई को होता है। 12 जुलाई की बात करते हैं वर्ल्ड मलाला डे। ये आपका मलाला है, दिस वन इज मलाला। 12 जुलाई को कौन सा आता है आपका? वर्ल्ड मलाला डे आता है। 15 जुलाई की बात करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे। कौन सा आता है आपका? वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब सेलिब्रेट होता है आपका? 15 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम क्या रही थी? स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। क्या थीम रही थी आपकी? स्किल फॉर ए रेजिलिएंट यूथ किसकी थीम रही थी आपकी? वर्ल्ड यूथ स्किल डे की आपकी थीम रही थी। नेक्स्ट आता है आपका 17 जुलाई। 17 जुलाई को आपका आता है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। किसकी बात कर रहे हैं हम? 17 जुलाई को कौन सा आता है आपका? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई की बात करते हैं। 18 जुलाई को आपका आता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। कौन सा आता है आपका? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे आता है, जो आपका 18 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। और इससे पहले ही हमने टेबल में पढ़ा है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया था? 2 व्यक्ति को दिया गया था। एक मारियाना को दिया गया था। किसको दिया गया था? मारियाना को दिया गया, जो कि आपकी ग्रीस से हैं। और एक आपका मोरिसाना को दिया गया था। किसको दिया गया था? मोरिसाना को दिया गया था, जो कि आपकी गिनी से है। ग्रीस से है आपकी मारियाना, गिनी से है आपकी मोरिजाना। तो आप दोनों नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 20 जुलाई। 20 जुलाई को आता है आपका वर्ल्ड चेस डे। कौन सा डे सेलिब्रेट होता है 20 जुलाई को? वर्ल्ड चेस डे आपका 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका 22 जुलाई। किसकी बात करते हैं हम? 22 जुलाई की बात करते हैं। इसमें 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, वर्ल्ड ब्रेन डे एंड नेशनल मैंगो डे। राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस आपको कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? 22 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 23 जुलाई की बात करते हैं। इसमें आपका वर्ल्ड टर्टल डे और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। कौन कौन से डे? वर्ल्ड टर्टल डे और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? 23 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं। 25 जुलाई की बात करते हैं वर्ल्ड IVF डे। कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है 25 जुलाई को? वर्ल्ड IVF डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका 26 जुलाई। किसकी बात करते हैं हम? 26 जुलाई की बात करते हैं। ये कब कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को? कारगिल विजय दिवस। कारगिल में जो हमने विजय प्राप्त की थी वो आपको 26 जुलाई को प्राप्त की थी। तो 26 जुलाई को ये आपका कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई की बात करते हैं। 28 जुलाई को आता है आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। कौन सा आता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आपका 28 जुलाई को आता है। इसके साथ एक डे और आता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसके लिए एक थीम भी आई थी आपकी। इसके लिए थीम क्या रही थी आपकी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्या थीम रही थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर आपकी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम रही थी। और ये कब मनाया जाता है आपका? 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका 29 जुलाई की बात करते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका? इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और
इंटरनेशनल टाइगर डे की जब बात हुई है तो आपको बता दूं कि टाइगर के मामले में आपका मध्य प्रदेश, किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश आपका टॉप पर है जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर है। और नंबर 2 पर आपको यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है, नंबर 2 पर आता है जहां पर आपके सेकंड पोजीशन में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1, यूपी नंबर 2, जहां पर टाइगर सबसे ज़्यादा है। और इंटरनेशनल टाइगर डे आपका 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट आता है आपका 30 जुलाई, किसकी बात करते हैं, 30 जुलाई की बात करते हैं। इस पर क्या रहता है आपका, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। कौन कौन से रहते हैं आपके, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। और नंबर 2 रहा था आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। कौन सा रहा था, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप रहा था, जिसमें आप बड़ा फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। वो आपका कब रहा था, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ था। तो दोस्तों ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट जो हमने अभी इसको पढ़ा है। इसको आप ध्यान से पढ़ना, याद करना, डेली रिवीजन करना। डेफिनेटली आपके एग्जाम से पहले याद हो जाएंगे अगर आप डेली रिवाइज इसको करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जुलाई मंथ की सेकंड वीडियो, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं तो आपके पास एक ही रूल होता है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जिस तरह से मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट पे चलती है, उसी तरह से अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसके लिए 3 ही चीज़ें चाहिए, रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे उतनी बार ही वो चीज़ें आपके माइंड में याद रहेंगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। आप मुझे फॉलो कीजिए, वरुण मित्तल 132 इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पर क्विज भी अपलोड करता हूँ और वहाँ पर मैं डेली की जो ये न्यूज़ जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई हैं उनको भी मैं अपनी स्टोरीज पर पोस्ट करता हूँ। आप उनको देखिए, वहाँ पर अपना रिविज़न कीजिए, कितना आपके याद है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप ऐसे ही अपना पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।